नमस्कार सभी को। देखिए यहाँ पर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सीरियस इशू भारत का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक भारत की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे भारत लगातार पिछले कई दशकों से जूझ रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है, सरकारों ने क्या-क्या किया है, क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे और कैसे इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या कंक्लूजन हो सकता है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट ये होने वाला है, क्योंकि रिसेंट में आपको पता होगा नक्सलिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इस वजह से इंसर्जेंट जो है बहुत ज़्यादा ख़त्म किए जा रहे हैं। इसको पूरी तरीके से समाप्त करने की सरकार क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। ठीक है? तो देखते हैं क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है, एंटी नक्सल ऑपरेशन इन छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन। छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा एक बस्तर रीजन है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नक्सलिज़्म फैला हुआ है, क्योंकि पूरा जंगल वाला इलाका और ज़्यादातर ये जो नक्सल होते हैं वो गुरिल्ला वॉरफेयर यूज़ करते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है कि ये आएँगे, छुप के वार करेंगे और वार करके फिर जंगलों में छुप जाएँगे, तो इनको कोई ढूँढ नहीं पाता। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो यहाँ पर वो सारी बातें हम लोग करेंगे, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे और जो रिसेंट में इवेंट्स हुए हैं नक्सल से रिलेटेड, वो सब यहाँ पर देखेंगे। तो पहले तो रिसेंट इवेंट देख लेते हैं, रिसेंट इंसिडेंट क्या हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जो जगह है बस्तर, वहाँ पर एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक एक फाइट हुई है नक्सल्स में और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके बीच में। और उसमें क्या है कि 28 नक्सल जो ये कह सकते हैं नक्सल हैं, नक्सल को टेररिस्ट तो नहीं कहा जा सकता, नक्सल एक अलग ग्रुप होता है। ठीक है? तो उनको ख़त्म कर दिया गया है, बहुत मतलब पूरी तरीके से। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत मतलब उनके पास से पैसे रुपए मिले हैं और साथ ही साथ बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी मिले हैं। ठीक है? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। अब हम लोग आते हैं अपने मेन ओरिजिन पे कि नक्सलिज़्म जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ, और इसके बारे में सारी बातें अब धीरे-धीरे करेंगे। तो नक्सलिज़्म जो है वो एक नक्सलबारी मूवमेंट से स्टार्ट होता है और ये 1967 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। तो याद रखिएगा, नक्सलिज़्म जो है ये 1967 में स्टार्ट हुआ। एक नक्सलबारी नाम का एक जगह थी, एक विलेज था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में। ठीक है? अब है क्या, ये नक्सलिज़्म मेनली क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि लोकल जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वेस्ट बंगाल के, या कह सकते हैं नक्सलबारी जगह के, ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे पीजेंट्स को। जो पीजेंट्स होते थे, ट्राइबल्स होते थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। तो इसके अगेंस्ट में जो पीजेंट्स थे उन्होंने हथियार उठा लिए। अब जो आइडियोलॉजी जिस पे लोग काम करते हैं वो क्या है? माओइस्ट आइडियोलॉजी है। माओ क्या कहता है? माओ बात करता है इसी हथियार उठाने की, कि अगर आपको आपका हक ना मिले तो छीन लीजिए। और छीन कैसे लीजिए? थ्रू आर्म्स, एम्यूनिशंस, इसके थ्रू, मतलब ये कह सकते हैं गन की उससे, नोक से आप उसको छीन सकते हैं। आप जो भी आपका हक है उसको आपको सरकार अगर नहीं दे रही है, लोग नहीं दे रहे हैं, तो आप बंदूक की नोक से उसको छीन लीजिए। ये माओ की आइडियोलॉजी, और इसी पे ही नक्सलिज़्म काम करता है। ठीक है? तो आर्म्ड रिबेलियन को ये सपोर्ट करता है नक्सलिज़्म, और मेनली इनका पर्पस क्या है? टू ओवरथ्रो द स्टेट एंड रिडिस्ट्रीब्यूट लैंड एंड रिसोर्सेज, कि मतलब जो स्टेट है, अब यहाँ पर स्टेट का मतलब ये मत समझिएगा स्टेट मतलब वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये सब स्टेट नहीं होता है। स्टेट का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट होती है। ठीक है? तो गवर्नमेंट की बात हो रही है, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, उसकी बात हो रही है। ठीक है? तो स्टेट को मतलब गवर्नमेंट को ये ख़त्म करना चाहते हैं और अपने आप से लैंड को और रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये इनका मेन मकसद है। अब जो नक्सलिज़्म है ये कहाँ तक फैला हुआ है? तो आपको अभी हमने बताया नक्सलिज़्म मेनली आप अगर देखेंगे तो ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है जो अंडर डेवलप्ड हैं, और अंडर डेवलप्ड एरियाज़ तो हैं, और साथ ही साथ वो ट्राइबल एरियाज़ भी हैं, जहाँ जंगल-वंगल ज़्यादा थे, ट्राइब्स जहाँ रहती थीं, तो वहाँ पर ही ज़्यादातर नक्सलिज़्म देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ही लोग अनपढ़ होते हैं, वहाँ पर लोग थोड़े कम पढ़े-लिखे होते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सप्लॉइटेशन थोड़ा आसान हो जाता था पहले के लोगों के लिए। ठीक है? तो इसलिए नक्सलिज़्म वहाँ पे स्टार्ट होता है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो अंडर डेवलप्ड ट्राइबल एरियाज़ हैं या अंडर डेवलप्ड शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर नक्सलिज़्म ज़्यादा देखने को मिलता है। अफेक्टेड स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएँगे कि वही सारे स्टेट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, और भी कई सारे स्टेट्स हैं छोटे-छोटे। ठीक है? मतलब जैसे पूरा तो स्टेट नहीं अफेक्टेड है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी आप सोनभद्र का एरिया देखेंगे, वहाँ पर भी थोड़ा-सा नक्सलिज़्म आया था, लेकिन अब तो पूरा साफ़ हो चुका है यहाँ पर। ठीक है? तो मेनली आप इन सब एरियाज़ में देखेंगे तो हर एक एरिया में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, कि यहाँ पर मिनरल्स बहुत सारे हैं।
ठीक है? लेकिन फिर भी यहाँ पर गरीबी है, ठीक है? फिर भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर भी यहाँ पर ये कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी नहीं है लोगों के पास में। मतलब ये कह सकते हैं खनिज बहुत सारे हैं, भंडार है पूरा मिनरल्स का, मतलब बहुत ही रिच स्टेट्स हैं ये। लेकिन वो जो पैसा है वो गरीबों में नहीं बाँटा गया, वो कुछ मुट्ठी भर हाथों में दे दिया गया, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडियन स्टेट को चैलेंज करना, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज करना, और चैलेंज डेमोक्रेटिक वे में नहीं करना। चैलेंज कैसे करना? आर्म्ड इंसर्जेंसी, मतलब मारपीट करके, ठीक है? आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के थ्रू, मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेस जाएंगी तो उसको मार देंगे, ठीक है? अपनी एक ये कह सकते हैं पैरेलल गवर्नमेंट बना के चलेंगे, टैक्स वसूलेंगे अगर वहाँ कोई जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं नक्सलाइट्स के। फोकस ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, दूसरा क्या है कि ये लोग फोकस करते हैं किस चीज़ पे, कि ये कहते हैं कि हम लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हालांकि बहुत अच्छे से ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ना ही हो पाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि सरकार ये चीज़ करे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज़ में फेल हुई है, जिसकी वजह से ये नक्सलिज्म भारत में इतना बढ़ गया, ठीक है? तो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उन्हीं को ही मेन फ़ायदा पहुंचाने की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड रहे हैं। जो रिसोर्सेज इनको मिलने चाहिए वो कुछ पर्टिकुलर बिजनेसमैन को मिल गए, वो कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिशियंस को मिल गए, वो कुछ पर्टिकुलर आप कह सकते हैं डिप्लोमैट्स ने ले लिए, ठीक है? तो इस वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है? तो यहाँ पर यही है कि रीज़न क्या है नक्सल ग्रोथ का, ये देख लेते हैं। तो देखिए है क्या कि आपको हमने बताया, जैसे नक्सल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर मेनली अगर आप देखेंगे मिनरल्स बहुत सारे हैं। मिनरल्स मतलब मेटालिक मिनरल्स आप बहुत सारे देखेंगे, ठीक है? तो अब मेटालिक मिनरल्स है तो उसकी खुदाई करनी पड़ेगी, कोल है तो उसकी खुदाई करनी पड़ेगी, तभी तो निकलेगा। अब जब आप माइनिंग करेंगे तो माइनिंग में क्या होगा, जो पर्टिकुलर पर्सन, जो पर्टिकुलर ट्राइब वहाँ रह रही है, या जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मतलब उनको वहाँ से पहले हटाना पड़ेगा। मान लीजिए उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ वहाँ पर हैं तो उसको हटाना पड़ेगा, जंगल काटने पड़ेंगे। तो ये कहीं न कहीं ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट करता है, ट्राइब को डिस्प्लेस करता है उनकी जगह से। अब मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं, कल को सरकार आए और आपको घर से बाहर भगा दे, ठीक है? अब आप सोचिए आपको कैसा लगेगा, और घर से बाहर ही ना भगा दे, घर से मार के भगा दे, और साथ ही साथ ये कह दे कि आपको एक पैसा हम नहीं देंगे। मतलब जो पैसा होता है, जो घर का दिया जाता है, मुआवजा जिसको कहते हैं, वो भी सरकार नहीं देती। तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ करेंगे तो क्या है कि ये जो परिवार का मुखिया होगा, इसके बच्चे होंगे, इसकी पत्नी होगी, इसके माँ-बाप होंगे, तो इसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि इसको कुछ और चीज़ आती नहीं है, इसको क्योंकि ये पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो इसको केवल क्या आता है, खेती-बाड़ी आती है, ठीक है? इसको फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लाना आता है, ठीक है? मतलब फॉरेस्ट एक तरीके से, ये अभी ट्राइब हैं तो ट्राइब वाले ही सारे काम कर पाएँगे, और सब कुछ इनसे छीन लिया गया तो अब ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो करेंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने क्या उठा लिया, औज़ार उठा लिया, इन्होंने आर्म्स उठा लिए, ठीक है? कुछ लोगों ने इनको मतलब ब्रेन वॉश किया और इन्होंने क्या किया, आर्म्स उठा लिए। यही है कहीं न कहीं नक्सलिज़्म का मेन, जो ये कह सकते हैं जड़। आते हैं सोशियो इकोनॉमिक गैप्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये तो पहला कॉज़ हो गया। दूसरा क्या है, सोशियो इकोनॉमिक गैप। इसका मतलब क्या है कि अभी हमने आपको बताया था जो नक्सल प्रभावित एरियाज़ होते हैं बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी आपको देखने को मिलेगी। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन तो है ही नहीं, स्कूल तो है ही नहीं, और अब तो ये सिचुएशन हो गई है कि स्कूल को खुलने भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि सबके अपने-अपने प्रॉफिट्स होते हैं स्कूल, क्योंकि अगर कोई पढ़ लिख लेगा तो उसके अंदर दिमाग आ जाएगा, तो वो समझ जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। तो जो नक्सल हैं वो भी नहीं चाहते कि अब लोग एजुकेट हों, और जो सरकारें पुरानी थीं वो भी नहीं चाहती थी कि लोग एजुकेट हों। तो कहीं न कहीं जो ये कह सकते हैं कि दिक्कतें रही हैं वो दोनों साइड से रही हैं। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर, तो गवर्नमेंट जो थी वेलफेयर स्कीम्स नहीं प्रोवाइड करती थी, गवर्नमेंट केवल कुछ ही पर्टिकुलर लोगों तक जो भी प्रॉफिट्स होते थे वो प्रोवाइड करने की कोशिश करती थी। कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री रही है बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है। स्टेट का निग्लिजेंस रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ने भी इन जगहों को निग्लेक्ट कर दिया, इन जगहों को कुछ समझा ही नहीं, ठीक है? इन लोगों को समझा ही नहीं, ये नहीं माना कि ये हमारे सिटीजन भी हैं, इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। और जब आप निग्लेक्ट कर दोगे कुछ लोगों को, या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करोगे, तो क्या होगा, वहाँ के लोग क्या होंगे, आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ भी आप नहीं सुनोगे, आवाज़ कुचलने की कोशिश करोगे, तो आखिरी रास्ता ही बचता है कि आप उनके खिलाफ आर्म्स उठा लोगे। तो वही हुआ,
इसके बाद फॉरेस्ट राइट्स पे आते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि ये ट्राइब्स हैं मेनली, और ट्राइब्स मेनली किस पे डिपेंडेंट होती हैं? फॉरेस्ट पे, मतलब फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पे डिपेंड होती हैं। अब जैसे यहाँ से इनको फल मिल गया, यहाँ से लकड़ी मिल गई, यहाँ से थोड़ा बहुत और भी जो भी चीज़ें होती हैं फॉरेस्ट के प्रोड्यूस वो मिल गए, तो उसको थोड़ा बहुत अपना गुजर बसर उससे कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अमीर हो जाएंगे फॉरेस्ट का कुछ बेच के, ठीक है, ये करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इनके पास में। ये केवल अपने जीवन यापन के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करते थे। लेकिन क्या होता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है 1980 में, और ये क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक्सेस को। मतलब जो भी ट्राइबल रहते थे उन एरियाज में, उनको मना कर दिया जाता है कि आप फॉरेस्ट में मतलब ऐसे कई फॉरेस्ट में डिवाइड किया गया था, तो कुछ फॉरेस्ट जिसमें वो लोग जाते थे, लकड़ियाँ कलेक्ट करते थे, ठीक है, जो भी उनके पशु वशु थे उनको चराते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे वहाँ पर, वो बिल्कुल रोक दी गई। तो इससे भी ये नाराज़ हो गए, ठीक है। अब आप रोजी रोटी पे जब आप कुठाराघात करोगे, आप आघात करोगे, तो क्या होगा, खिलाफ तो आ ही जाएंगे आपके। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन ही आपने नहीं कोई छोड़ा, तो क्या करते वो लोग। और पांचवा रीजन क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, मतलब ये कह सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोकस रादर देन एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। अब देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के साथ क्या रही है कि भारत ने फोकस किस चीज पे किया, इनसे लड़ने पे किया। मतलब अगर नक्सलिज्म बढ़ रहा है तो उनकी जो जड़ है, जिस वजह से बढ़ रहा है, उस पे फोकस किया ही नहीं। किस चीज पे फोकस किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत कर दिया जाए, मतलब इनको किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, पूरी तरीके से इनको समाप्त कर दिया जाए। ये मोटो रहा गवर्नमेंट का, जो पुरानी गवर्नमेंट थी, और आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पे सब चीज़ देखने को मिलती है। जबकि जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उसको किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। मेन प्रॉब्लम्स क्या है, वहाँ पर कोई सोशियो डेवलपमेंट नहीं हुआ, सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ये सारे इश्यूज वहाँ पर बहुत सारे हैं। तो अब इतना ज़्यादा वो हो गया है कि मतलब वो लोग सरकार पे भरोसा ही नहीं कर पाते हैं, क्या करें, ठीक है। तो ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत में नक्सलिज्म बढ़ा। इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है, किस तरीके के लीगल मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए। तो सबसे पहला तो एक देखिए मेजर जो लिया है, जिसको कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएपीए भी कहा जाता है। अब देखिए इसने भी एक नई चीज कर दी, लीगल मेजर है ये। इसने क्या कर दिया, नक्सल ग्रुप को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। मतलब नक्सल जो है वो क्या है, टेररिस्ट है, टेररिज्म कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। अब टेररिस्ट क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। हालांकि टेररिस्ट की अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो डेफिनेशन अलग अलग रहती है, उतना हम लोग अभी डीप में नहीं जाएंगे। फिलहाल ये समझ के चलिए कि यूएपीए में क्या किया गया कि जो नक्सल ग्रुप होते थे उनको सरकार ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी स्टार्ट करी। अब यहाँ पर एक काम ये अच्छा हुआ है सरकारों का कि इन लोग ने रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लेके आए, जिससे क्या हुआ कि जब नक्सलियों को लगा कि यार लड़ाई झगड़ा करने से कुछ होने वाला नहीं है, इससे अच्छा क्या है कि सरेंडर कर देते हैं। और सरेंडर करने पे क्या किया सरकार ने, बहुत सारे पैकेजेस इन लोग को दिए, बहुत सारे ये कह सकते हैं बेनिफिट्स इन लोग को दिए, पर्क्स इनको दिए, जिससे इनको यहाँ तक कि टेम्परेरी जॉब्स भी दे दी, ठीक है। और टेम्परेरी जॉब्स की ये कह सकते हैं कि लालच में, या ये कह सकते हैं इसके तहत इन लोग को क्या लगा कि हमको सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि इनके भी तो परिवार हैं, ठीक है। एंडलेसली इनको भी अपना जीवन यापन करना है, और कब तक कोई लड़ाई करके जिंदा रह सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छा स्टेप था जो गवर्नमेंट ने मतलब ये कह सकते हैं लागू किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है। अभी आपने क्या देखा था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट देखा था 1980 का। उसमें क्या किया गया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि कोई भी जो भी रिस्ट्रिक्टेड जंगल्स होते थे, रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होते थे, उसमें कोई जा नहीं सकता। अब क्या कर दिया गया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट लेके आए। इसमें क्या किया कि जो लैंड राइट्स थे ट्राइबल कम्युनिटीज को वापस दे दिए गए। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि आपको पता है जो ट्राइब्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। अगर आप उनसे फॉरेस्ट ही छीन लोगे तो वो रहेंगे कहाँ, और वो खाएंगे क्या, उनका जीवन यापन कैसे हो पाएगा। तो आपने उनका जीवन यापन का पूरा सोर्स ही छीन लिया। तो इसीलिए सरकार ने ये जो काम किया ये भी बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो दो काम है बहुत अच्छे हैं, और ये कहीं ना कहीं ऐसा काम है जो नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए किया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मिलिट्री मेजर्स कैसे गवर्नमेंट ने उठाए हैं, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 2010 में एक ऑपरेशन ग्रीन हंट स्टार्ट किया था। अब इसमें क्या हुआ था, ऑपरेशन ग्रीन हंट नाम से पता चल रहा होगा, ग्रीन क्या होता है जंगल, और हंट क्या मतलब होता है मारना। तो जंगल में किसको मारेंगे, तो जंगल में जो नक्सली थे उनके खिलाफ एक ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन स्टार्ट किया, और बहुत सारे नक्सल जो थे इसमें मारे गए।
देखिए, जब नक्सल मारे जाते हैं तो कहीं न कहीं उससे प्रभाव जो पड़ता है वो वहाँ के गाँव वासियों को भी पड़ता है, वहाँ के लोकल ट्राइबल जो लोग होते हैं उनको भी पड़ता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं लेकिन होती हैं, ठीक है? ग्रेहाउंड्स फोर्सेस भी स्टार्ट करी गई। अब ये क्या होती हैं? तो अभी हमने आपको बताया था जो नक्सल होते हैं वो क्या कौन-सी टेक्निक अपनाते हैं? गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर जो मराठा हुआ करते थे, वो इसी टेक्निक को अपनाते थे कि पहले मारते थे, छुप के वार करते थे और फिर छुप जाते थे, तो कोई उनको पकड़ ही नहीं पाता था। तो वही काम नक्सल भी करने लग गए, तो इसीलिए ग्रेहाउंड फोर्स स्टार्ट करी गई। अब ग्रेहाउंड फोर्स भी क्या है? ये एक स्पेशल यूनिट है, ठीक है? सिक्योरिटी फोर्सेस की स्पेशल यूनिट एक बनाई गई, जिनको गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेनिंग दी गई और नक्सल जिस तरीके से वार करते थे, उसी तरीके से ये लोग भी वार करते थे और नक्सलों का क्या करते थे? सफाया करते थे। कोऑर्डिनेशन विद स्टेट फोर्सेस, देखिए आपको पता है जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं जैसे सीआरपीएफ हो गया, ठीक है, बीएसएफ हो गया, ये सब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ हो रही हैं? कुछ स्टेट्स में हो रही हैं। तो जब तक स्टेट की पुलिस या स्टेट की फोर्सेस उनके साथ मिल के कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेंगी, तब तक ये जो समस्या है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है वहाँ के एरिया के बारे में, वहाँ के टेरेन के बारे में, वहाँ के वेदर क्लाइमेट के बारे में एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल फोर्सेस। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी स्टार्ट किया गया स्टेट और सेंट्रल फोर्सेस की हेल्प, मतलब ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन किया गया दोनों के बीच में, जिससे इंटेलिजेंस बढ़ पाया, रिस्पॉन्स बढ़ पाई और कहीं न कहीं जो ये जो प्रॉब्लम्स थी वो कम करने में सक्सेसफुल भी रहे हैं फोर्सेस। अब आते हैं डेवलपमेंटल मेजर्स कौन-कौन से सरकारों ने उठाए हैं, ये भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला डेवलपमेंटल मेजर जो है बहुत अच्छा है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। अब एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं और ज़्यादातर आप पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स वही डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे जिसमें ट्राइबल्स रहते हैं, जहाँ जंगल ज़्यादा हैं, ठीक है? वहाँ तक ही डेवलपमेंट आज तक नहीं पहुँच पाया। अब दिल्ली, मुंबई यहाँ सब अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नक्सलिज़्म नहीं देखने को मिलेगा। हालाँकि अर्बन नक्सल्स यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रॉपर नक्सलिज़्म जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ प्रॉपर डेवलपमेंट है, यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं। अब लोग पढ़े लिखे होंगे तो समझ जाएँगे, हाँ भैया हथियार उठाओगे तो मार दिए जाओगे। तो इससे अच्छा ये हथियार उठाने से अच्छा है कलम उठा लो। तो कलम उठा के लोग नक्सलिज़्म कर रहे हैं। तो बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं फिलहाल, बहुत ज़्यादा भी हम लोग अर्बन नक्सलिज़्म में इन सब चीज़ों में नहीं जाएँगे। लेकिन यहाँ पर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेगी सरकार, एजुकेशन इम्प्रूव करेगी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में या ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक आज तक डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम आई थी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, स्किल इंडिया आपको पता होगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से स्टार्ट किए गए। और मेनली कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या करते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ट्राइबल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़े लिखे जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो कैसी नौकरी करेगा? आपको पता ही है, वो मजदूरी के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। और मजदूरी का मतलब क्या होता है? खा लो, सो लो, फिर खा लो, फिर सो लो, कोई बचत नहीं है, ठीक है? और कहीं न कहीं जो लेवल ऑफ इनकम है बहुत ही कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ख़राब है। तो सरकार पढ़ा तो सकती नहीं, तो सरकार क्या करती है? उनको ट्रेन करने की कोशिश करती है, कुछ स्किल देने की कोशिश करती है, कुछ ऐसा सिखा देगी जो इंडस्ट्रीज़ में चाहिए, जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं सरकार क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन नक्सलाइट आइडियोलॉजीज़, और कहीं न कहीं ये सब चीज़ें अगर हो जाएँगी, एजुकेशन अगर अच्छे से प्रोवाइड कर दी जाएगी या स्किल प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो जो लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइबल का एक लड़का है, तो वो वहाँ नहीं जाने की कोशिश करेगा नक्सल की तरफ, वो नक्सलिज़्म को सपोर्ट नहीं करेगा, वो किस चीज़ को सपोर्ट करेगा? डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा। और कहीं न कहीं डेमोक्रेसी ही फाइनल एक ऐसी चीज़ होती है जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती हैं, ठीक है? क्योंकि वो पढ़ लिख लेगा तो उसको क्या करना है? उसको आगे चल के अपने परिवार को देखना है। लेकिन नक्सलिज़्म में जाएगा तो अपना तो दिक्कत में आएगा ही और साथ ही साथ परिवार को भी दिक्कत पहुँचा सकता है। तो इसीलिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ऐसी एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। बस प्रॉब्लम क्या है? इनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता। तो इनका इम्प्लीमेंटेशन भी सरकार को अच्छे से देखना चाहिए कि चीज़ें जो हैं, पॉलिसीज़ जो हैं, बनाई जो गई हैं उसको इम्प्लीमेंट ठीक से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और इम्प्लीमेंट करने का काम आपको पता होगा किसका होता है? एग्ज़ीक्यूटिव का होता है, और एग्ज़ीक्यूटिव में मेनली डिप्लोमैट्स का होता है।
मतलब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो भी अगर आप देखेंगे क्या करते हैं, केवल पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का मेनली काम कौन करता है? जो छोटे, जो ग्रास रूट लेवल पे वर्कर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो करते हैं। कहीं ना कहीं सारी प्रॉब्लम उसी ग्रास रूट लेवल में ही है। इस पे आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है, जैसे रोड्स बनाई जा रही हैं, टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, जिससे सर्विसेज को यहाँ तक पहुँचाया जा सके। क्योंकि आपको पता होगा जो टेलीकॉम है, सबसे इम्पोर्टेंट आप यहीं देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, अगर आपसे मोबाइल ले लिया जाए तो क्या होता है? तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि हमको अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में नहीं पता चलता। और आप समझ के चलिए कि ट्राइबल एरियाज़ या ट्राइबल बेल्ट्स में आज तक मोबाइल का कोई टावर ही नहीं लग पाया, या तो अब लग भी रहे हैं, लेकिन आज से अगर 10-20 साल पहले देखा जाए तो भारत को आज़ाद हुए 50 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी इन पे ध्यान ही नहीं दिया गया। तो यहाँ पे मोबाइल टावर नहीं लगाए गए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया, तो इनको एक तरीके से जो समाज था उससे काट दिया गया। अब जब समाज से आप एक बड़ी पॉपुलेशन को काट दोगे तो फिर प्रॉब्लम तो आप ही को झेलनी है, तो वही प्रॉब्लम लोग झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मेजर अपनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, जिससे कहीं ना कहीं जो नक्सलिज्म है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है और लोग इसकी तरफ और मोटिवेट होने से बच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग वे अहेड देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक जो ग्रीवियंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो सरकारों की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है कि जो वहाँ पर सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हैं, ट्राइबल राइट्स हैं, पावर्टी है, इसको क्या करना है? टैकल करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है और ये सरकार लगातार इसके प्रयास भी कर रही है। अब जो नक्सल पहले से ही हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमको अपना इंटेलिजेंस इंप्रूव करना है। सरकारों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस इंप्रूव करने की ज़रूरत है। रियल टाइम इंटेलिजेंस, कोलैबोरेशन की ज़रूरत है स्टेट और सेंट्रल फोर्सेस में, जैसा अभी हमने आपको बताया था। क्योंकि आपको पता होगा इस समय अगर आप देखेंगे तो एआई का ज़माना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ड्रोन का ज़माना है। तो अब जाने की ज़रूरत नहीं है, ड्रोन से ही पता लगा सकते हैं कि कौन नक्सल एरियाज़ हैं, कहाँ पर नक्सलिज्म से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, तो उस पे जाके सीधे-सीधे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं अब टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस को यूज़ करने की ज़रूरत है, इसको टैकल करने के लिए। और सरकार कर भी रही है, इसीलिए इतने सक्सेसफुल ऑपरेशंस हो पा रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था? पहले अगर आप देखेंगे नक्सल्स बहुत ज़्यादा हमले करते थे और उनके हमले ज़्यादा सक्सेसफुल होते थे। यहाँ तक कि कई सारे मंत्रियों को, कई सारे विधायकों को भी ये लोग क्या करते थे? गिरफ्तार, मतलब एक तरीके से मार भी देते थे, गिरफ्तार भी कर देते थे। वो सारी प्रॉब्लम्स भी पहले होती थी, लेकिन अब क्योंकि इंटेलिजेंस अच्छा हो गया है तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी कम देखने को मिलती है। इम्पॉर्टेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जंगल काट के इनका डेवलपमेंट किया जा रहा है, इनको छोटी सी कोई नौकरी दे दी, यार वो इनको नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए जल, जंगल और जमीन। इनका ये चीज़ ना छीनी जाए तो ये लोग खुश रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स भारत के साथ में है वो इंटरनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो कंक्लूजन में देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि नक्सलिज्म को एड्रेस करने के लिए मिलिट्री एक्शन की तो ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ होनी चाहिए। इंक्लूसिव पॉलिसीज़ का मतलब क्या है कि ट्राइबल बेनिफिट्स उसमें दिखने चाहिए, ट्राइबल की पॉपुलेशन में कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कह सकते हैं ट्राइबल के कल्चर में कोई इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो उनकी लिवलीहुड्स हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट्स हैं, उसको मेंटेन रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इनको एक्सेस मिलना चाहिए जल, जंगल और ज़मीन का। ये इनसे अगर छीनोगे तो फिर ये फिर से वही कुछ ना कुछ करेंगे उत्पात। तो ये बिल्कुल भी सरकार को इस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना चाहिए कि जल हो गया, फॉरेस्ट हो गया और ज़मीन हो गई, मतलब इनका लैंड हो गया, इस पे कुछ ऐसा काम ना करें जिससे ये बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि खिलाफ हो जाएँ सरकारों के। या कोई भी अगर काम करना है तो ऐसा किया जा सकता है, डेमोक्रेटिक वे में किया जा सकता है। मतलब इनसे पूछ के, मतलब इनके जो लोकल लीडर्स हैं उनके पूछ के किया जाए, उनसे पूछ के किया जाए। ठीक है, उनके खिलाफ कोई चीज़ ना करी जाए, अनऑनमस डिसीजन ना ले लिया जाए कि कुछ भी लोगों को लगा और अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कॉन्सेंसस के तहत अगर काम किया जाएगा तो वो जो वर्क होगा, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे वो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे।
तो ये पूरी प्रॉब्लम थी नक्सलिज़्म की और किस तरीके से सरकार टैकल कर रही है, आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से टैकल करेगी, वो सारी बातें हम लोग ने करी। इसके अलावा बहुत सारे हम लोग आगे भी वीडियोज़ बनाने वाले हैं, तो अगर हम लोग के वीडियोज़ करंट अफ़ेयर्स के आप लोग को अच्छे लगते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।